आपको इस पैराग्राफ में बोलना क्या चाहते हैं आप पहली लाइन से ही पता कर सकते हैं। रीडिंग सबसे ज़्यादा हार्ड लगती थी मेरे को। इसके लिए मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए केवल 2 से 3 हफ्ते थे। हर एक दिन के मैं 9 से 10 पैसेजेस करता था, जैसे कि अगर एक टेस्ट है तो उसमें 3 पैसेजेस आ जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि आइल्स की स्पीकिंग कैसे होती है, उसमें मेरे इंटरव्यूअर्स ने क्या पूछा था मेरे से और अब कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए वाइल गिविंग द इंटरव्यू और वाइल गिविंग द आइल्स स्पीकिंग टेस्ट। और मैंने ये भी कहा था आपको कि कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट 2 में क्यू कार्ड होता है और पार्ट 3 में क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्यू कार्ड्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रीडिंग के बारे में, रीडिंग क्या होता है। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं इंडो कैनेडियन अभिषेक। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस, पहले तो मैं बता दूं आपको कि आइल्स की रीडिंग में 3 पैसेजेस होते हैं। जो फर्स्ट पैसेज होता है वो सबसे इजी होता है, जो सेकंड पैसेज होता है उससे थोड़ा हार्ड होता है और जो थर्ड पैसेज होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा हार्ड, थोड़ी बहुत जो स्पेलिंग्स हैं, जो थोड़े से जो वोकेबलरी है उन्होंने थोड़ी हार्ड यूज़ की होती है और थोड़ा सा क्वेश्चन मिलने में प्रॉब्लम, क्वेश्चंस का आंसर्स मिलने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है थर्ड पैसेज। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इजी समझ के जाओगे, आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी तो आपसे हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पैसेज होता है उसमें 13 क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड पैसेज में 13 क्वेश्चंस होते हैं या 14 भी कभी भी हो सकते हैं और थर्ड पैसेज में भी 14 होते हैं। तो ऐसा करके तीनों पैसेज मिला के, आइल्स की ये मैं एकेडमिक की बात कर रहा हूँ, तीनों पैसेज मिला के फिर 40 क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि हमें विदिन 1 आवर कंप्लीट करने होते हैं। तो ये रहा बेसिक सा आइडिया कि आइल्स की रीडिंग क्या होती है। और हम लोग वैसे तो 20 मिनट लिखे रहते हैं कि यू शुड टेक 20 मिनट्स फॉर दिस पैसेज, यू शुड टेक 20 मिनट्स फॉर सेकंड पैसेज, ऐसे करके। पर अपनी मर्जी होती है, हम लोग 1 मिनट में भी पहला पैसेज कर सकते हैं या हम लोग 5 मिनट में भी कर सकते हैं, हमें पहले 30 मिनट भी लग सकते हैं। वो डिपेंड होता है रीडिंग स्पीड के ऊपर। और दूसरी बात करूँ तो रीडिंग सबसे ज़्यादा हार्ड लगती थी मेरे को, पर मैंने एक चीज़ से पूरा सही किया अपनी रीडिंग को, जो कि है बार बार प्रैक्टिस करके। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी कंसंट्रेशन के साथ पूरी आप आइल्स की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैंने आइल्स के लिए मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए केवल 2 से 3 हफ्ते थे। उसमें मैंने फिर प्रिपेयर किया और हर एक दिन के मैं 9 से 10 पैसेजेस करता था। जैसे कि अगर एक टेस्ट है तो उसमें 3 पैसेजेस आ जाते हैं, तो ऐसे 3 टेस्ट करता था 1 घंटे के, तो मैं फिर 9 पैसेज कर लेता था, कभी कभी 12 भी कर लेता था, तो मेरी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड होता था। तो मैंने ऐसे ऐसे करके 150 पैसेज पूरे सॉल्व किए बिफोर गोइंग टू द टेस्ट। तो मतलब पहले टेस्ट में तो मेरे को 1.5 घंटा लगता था एक पैसेज सॉल्व करने में, केवल एक पैसेज, 3 पैसेज में से एक पैसेज सॉल्व करने में मेरे को 1.5 घंटा लगता था। अब मैं बात करूँगा आइल्स की राइटिंग में कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 3 पैसेज होते हैं, 3 पैसेज में भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी में भी वीडियो है। तो गाइस, सबसे पहले चीज़ हम बात कर लेते हैं एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स आइल्स की रीडिंग में सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है। इसमें भी 3 पार्ट आ जाते हैं कि यू शुड राइट नॉट मोर देन 1 वर्ड या 1 वर्ड ओनली, या यू शुड राइट नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, मतलब 1 वर्ड भी लिख सकते हो, 2 वर्ड भी लिख सकते हो, या यू शुड राइट नॉट मोर देन 3 वर्ड्स। तो इसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं। आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता कि ब्लैंक फिलअप करने में इतनी प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि पैसेज में सारे वर्ड्स दिए होते हैं और आपको बस फिलअप करने होते हैं। तो आई थिंक सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन यही है। तो बात आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है पर्सन्स हु टोल्ड दिस लाइन, मतलब कि कौन से बंदे ने ये लाइन कही है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऊपर 5 से 6 लाइन दे दी होती हैं, नीचे आपको 5 से 6 बंदे या 5 से 6 साइंटिस्ट या 5 से 6 पॉलिटिशियंस, कोई भी टाइप के नाम दे दिए होते हैं और आपको क्या करना होता है, सिंपली पैसेज में जाना होता है, उसके बाद उस बंदे का नाम देखना होता है, उसने कौन सी चीज़ कह रखी है वो उस लाइन को पढ़ना होता है,
उसके बाद जाके हमें पता चलता है अच्छा इस बंदे ने ये कही है, तो उसके साथ फिर वो जो गिवन लाइन्स है जो क्वेश्चन में दी होती है उसका रिलेट करके उसके बाद हमें जाके आंसर्स पता चलते हैं। अब कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि नहीं भाई ये वाला जो आंसर है, जो ये वाली लाइन है वो 2 साइंटिस्ट ने कही होती है, तो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन आ जाती हैं, तो आपको उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है यस, नो और नॉट गिवन, या इसका दूसरा पहलू भी है ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। तो सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो कर देते हैं कि जब क्वेश्चन आता है उसमें यस की जगह वाई लिख देते हैं, मतलब आंसर उनको पता चल गया कि यस है या नो है या नॉट गिवन है, तो यस की जगह वाई लिख देते हैं, नो की जगह नॉट लिख देते हैं। ऐसे नहीं करना। सेम होता है कभी कभी ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन में, कि ट्रू की जगह टी लिख देते हैं, फॉल्स की जगह एफ लिख देते हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर लिखा जाता है कि यू शुड राइट TRUE एंड FALSC, तो आपको भी TRUE एंड FALSC एंड NOTGIVEN, नॉट गिवन, ऐसे ही लिखना होता है, NG करके नहीं लिखना, ठीक है। और तीसरी बात है कि कभी कभी यस नो के क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं। सोच लो कि मैंने एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन ले लिया, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन का। उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे क्या करते हैं कि अगर ट्रू है तो उसको यस लिख देते हैं, आंसर में यस लिख देते हैं, फॉल्स है तो उसको नो लिख देते हैं, पर ये भी गलत हो जाता है। तो ऐसे ही है कि अगर आपको जो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि ट्रू लिखना है तो ट्रू ही लिखना है, यस लिखना है तो यस ही लिखना है, नो लिखना है तो नो ही लिखना है, नॉट गिवन लिखना है नॉट गिवन लिखना है। तो यस गाइस, फिर अब आगे चलते हैं वीडियो में और मैं बता दूंगा कि आप कैसे ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं ईजीली। अब जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में है कि आपने पैसेज पढ़ लिया, उसके बाद आपको पैसेज में आंसर मिल गया, एक के बाद एक आंसर मिलते रहते हैं, पर जब आपका ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन वाला क्वेश्चन आ जाता है, उसमें सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए कि आपने पूरा पैसेज जो है, पूरा जो पैराग्राफ, जो पूरा एक फर्स्ट पैसेज है वो पढ़ लिया हो पहले। कि इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको लास्ट में ही करें, ठीक है। और बेसिकली वो जो ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो लास्ट में ही दिए जाते हैं। लास्ट में इसलिए क्योंकि आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया होता है, आपको पूरे पैसेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आती सॉल्व करने में। पहले तो जब उनको रीडिंग पैसेज मिलता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, मतलब कि क्वेश्चंस के ऊपर देखना है, क्वेश्चंस के ऊपर। जब आपने यहाँ पे देख लिया, मतलब कि क्वेश्चन के ऊपर देख लिया, तो आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स वाले पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जैसे जैसे दूसरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, जैसे जैसे दूसरे पैराग्राफ्स पढ़ोगे, आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन के। तो या तो आप उस वाले तरीके से कर सकते हो, या तो आप पूरा पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद में लास्ट में ट्रू फॉल्स सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको फिर इजी होगा, क्योंकि आपने पूरे पैसेज की आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर आप आराम से कर सकते हैं। चौथे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है MCQ। अब आपने MCQ तो कहीं ना कहीं सॉल्व किए ही होंगे, आपने बचपन से MCQ ही सॉल्व करते रहते होंगे, तो आपको MCQ के टाइप के क्वेश्चन में हमेशा प्रॉब्लम तो आई होंगी, क्योंकि मैं अगर ये वाला आंसर लिख रहा हूँ, ये वाला आंसर टिक कर रहा हूँ, तो इसका आंसर ज़रूरी नहीं होता कि वही हो, क्योंकि जो MCQ में चारों ऑप्शंस दिए होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो आपको डाउट तो बहुत होता है। इसीलिए आपको माइंड फ्रेश करके पूरे MCQ को, एक एक MCQ को पढ़ के उसके बाद आंसर देखने हैं, क्योंकि एक के बाद एक आंसर अब मिलते रहते हैं। जैसे कि ट्रू फॉल्स में तो कहीं से भी दे देंगे, यहाँ से भी दे देंगे, या ऊपर चलते रहो वहाँ से भी कभी आ जाएगा। पर इन टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना, एक के बाद एक आंसर मिलते रहते हैं आपको। आप इधर जाओ तो इधर इसका फर्स्ट वाले का आंसर मिलेगा, सेकंड पे से मिलेगा और सेकंड का आंसर मिल जाएगा, ऐसे ऐसे होते हैं। इस टाइप के आंसर्स होते हैं कि आपको मिल जाते हैं, पर MCQ में डाउट भी बहुत होता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ IELTS इज़ ऑल अबाउट कंसंट्रेशन एंड प्रैक्टिस। एंड लास्ट के ऊपर चलते हैं हम। लास्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि हैं विच पैराग्राफ कंटेन दिस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इस चीज़ में मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ कि आप पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन पढ़ें और पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ें। आपको पैराग्राफ की फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में ही पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में बोलना क्या चाहते हैं, आपको इस पैराग्राफ में बोलना क्या चाहते हैं। आप
पहली लाइन से ही पता कर सकते हैं, आपको आखिरी लाइन पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप पहली लाइन से पता कर सकते हैं कि आपको इस पैराग्राफ में दिया क्या है। और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड में, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई तो आप जितनी भी लाइंस दी हुई हैं उधर, तो उसमें आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई इस पैराग्राफ में ये लाइन कही हुई है। क्योंकि आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ें, लास्ट लाइन पढ़ें, आपको पैराग्राफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज आ जाएगी। हाँ, मैंने इस लाइन को उस पैराग्राफ के साथ मिला दिया और मेरा आंसर ABCD में मैंने लिख दिया। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कौन से पैराग्राफ में ये वाली लाइन दी हुई है या कौन से पैराग्राफ का मतलब ये है। और अगर दूसरी बात कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि जो आइल्स के जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पैराग्राफ, कौन से पैराग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, वो जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आई थिंक टफ तो होते हैं, पर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, उसमें भी कभी कभी कन्फ्यूजन होती है MCQs जैसे, पर आप वो प्रैक्टिस के साथ साथ कर लोगे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो बस गाइस, वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल को घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।